नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आज एक खबर छपी है। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रपति ट्रंप के कारनामे भरे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के 20 साल के टैक्स रिटर्न का विश्लेषण किया गया है। रस ब्यूटनर, सुजैन क्रेग और माइक मैकिंटायर ने लंबे समय तक शोध के बाद यह खबर लिखी है और डेविड लियोनहार्ट ने एक संक्षिप्त संस्करण भी लिखा है। इस खबर के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के कई दशकों के इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी आमदनी की जानकारी छुपाई और टैक्स नहीं दिया। भारत के लिए यह खबर बहुत जरूरी है क्योंकि यहां ट्रंप के लिए हवन होता है और उन्हें अपना दोस्त बताया जाता है। किसी भी फैमिली में एक अच्छा अभिभावक हमेशा अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखता है कि वह किन के साथ उठ बैठ रहा है। उसी तरह से एक अच्छे नागरिक को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष किसे अपना दोस्त बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के अनुसार ट्रंप ने 18 साल में से 11 साल फेडरल टैक्स ही नहीं दिया। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद केवल $750 का टैक्स दिया, मात्र 55,230 रुपए भारत की मुद्रा में, जबकि बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश हर साल $1 लाख से अधिक टैक्स दिया करते थे। ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं, मगर टैक्स बचाने के लिए अपने बिजनेस में घाटे दिखाते हैं और जब कभी टैक्स दिया भी तो उसका रिफंड ले लिया। मास्टर हैं इसके। एक तरफ व्यापार में घाटा हो रहा है, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी आलीशान होती जा रही है। अपना हवाई जहाज है, एक टीवी शो के लिए सिर्फ बाल की सेटिंग पर 50 लाख से अधिक खर्च कर देते हैं भारतीय रुपए में। भारत में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी पार्टी करोड़ों रुपए में चुनाव में फूंक देती है, मगर उनके पास अपनी एक कार नहीं है, जबकि उनके काफिले में हमेशा नई नई कारें दिखेंगी। अनिल अंबानी का उदाहरण देने से कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति घर के गहने बेचकर खर्चा चला रहा हो, उस व्यक्ति की कंपनी को रफाल विमान के लिए कल पुर्जे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और उसके लिए बड़े बड़े नेता बचाव करते हैं। एनीवे, दोस्त ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर वे चुनाव हार गए तो आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। पहले वे कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें पोस्टल बैलेट पर भरोसा नहीं है। बिहार में 80 साल से अधिक उम्र के लिए पोस्टल बैलेट होगा। बिहार में किसी को शक नहीं है, चुनाव के बाद हो सकता है। सोचिए, अमेरिका में राष्ट्रपति को ही पोस्टल बैलेट पर शक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2004 से ही सत्ता में हैं। पहले राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और फिर वापस राष्ट्रपति के तौर पर। ऐसे ही म्यूजिकल चेयर खेलते खेलते 20 साल गुजर गए। अब 16 साल और सत्ता में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने लोकतांत्रिक चोला ओढ़ा, जुलाई महीने में जनमत संग्रह कराया और उसके बाद संविधान बदलकर 2036 तक के लिए पुतिन को राष्ट्रपति पद पर फिक्स कर दिया गया है। अब इस तस्वीर में एक लोकतांत्रिक देश के मुखिया एक ऐसे देश के मुखिया के साथ झूला झूल रहे हैं जिन्होंने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर रखा है। क्या ऐसे व्यक्ति से निजी संबंध होने का गुणगान किया जा सकता है? क्या आप शान से बता सकते हैं कि आपका दोस्त है जो बाहुबली है? क्या कोई आजीवन राष्ट्रपति हो सकता है? इस पर प्रधानमंत्री या किसी का भी कोई बयान आपको पता है? दुनिया के कई बड़े नेता अपनी लोकप्रियता के नाम पर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस भूमिका में तो संयुक्त राष्ट्र रुकावट नहीं है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कोई ग्लोबल बयान हो तो मुझे बताइएगा। आजकल इस तरह के ग्लोबल लीडर एक दूसरे को दोस्त कहने लगे हैं। आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक मुल्क के नेता का दोस्त कोई तानाशाह भी हो सकता है। इस साल लोकतंत्र को लेकर 2 रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट न्यूयॉर्कर मैगजीन में छपी है, फ्रीडम हाउस नाम की अमेरिका की संस्था की है, जो कहती है कि पिछले 14 साल से आजादी में लगातार गिरावट आ रही है। फ्रीडम में 2019 में 64 ऐसे देश थे जहां पर नागरिक अधिकारों पर, सिविल लिबर्टीज पर अंकुश लगा दिया गया। सिर्फ 37 देश ही थे जहां स्थिति बेहतर हुई। नागरिक आजादी में कमी आने वाले देशों में भारत का भी नाम है और इस रिपोर्ट में अमेरिका के बारे में भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है। जनवरी 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स को लेकर इकोनॉमिस्ट पत्रिका की एक रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार दुनिया में 54 ऐसे देश हैं जहां के राष्ट्राध्यक्ष को तानाशाह कहा जा सकता है, निरंकुशवादी कहा जा सकता है। 22 देश ही हैं जहां पूर्ण लोकतंत्र है।
इस रिपोर्ट में भारत का ही स्थान 10 अंक नीचे सरक गया है। लोकतंत्र के मामले में 51वां स्थान भारत का है। आखिर लोकतंत्र का सवाल बड़ा क्यों नहीं है? अभी राज्यसभा की स्टोरी पर आ रहा हूं। तो संस्थाएं ही नहीं, समाज में लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी भाषा को भी खत्म किया जा रहा है। उसकी जगह ट्रोल की भाषा आ चुकी है, गाली, धमकी और भीड़ की भाषा। बोलने की इस नई व्यवस्था में शालीनता, विवेक और विचार का कोई स्थान नहीं है। आप बिल्कुल यह न समझें कि ऐसी भाषा ट्रंप या बोल्सोनारो की व्यक्तिगत कमजोरी है, आदत है, बल्कि एक पैटर्न है। आईटी सेल, न्यूज चैनल और ऐसे नेताओं की भाषा उदंड और खदेड़ने वाली हो गई है। इस भाषा में तथ्य, सत्य, सुनने, कहने और कानून की प्रक्रियाओं की कोई जगह नहीं बची है। झूठ से किसी को लज्जा नहीं आती है। पुलिस और कोर्ट जैसी संस्थाओं को खत्म करके भी ये बड़े नेता ग्लोबल मंच पर शान से घूमते फिरते फोटो खिंचाते हैं। पिछले साल एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि उदारवाद के दिन अब लद गए। अब इस पे बहस हो सकती है कि उदारवाद के दिन लदे हैं या नहीं लदे हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उदारवादी लोकतंत्रों के सामने फार राइट के रूप में एक गंभीर चैलेंज उपस्थित है। और इस फार राइट को जब आप देखेंगे दुनिया के लोकतंत्रों में, जो इनका विस्तार है वो पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ा है। और इनके आर्टिकुलेशन, इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो इनके नारे हैं, जो इनकी बातें हैं और जिन आधारों पर ये अपनी राजनीति को असर्ट करते हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे उसमें आपको माइनॉरिटी विरोध मिलेगा, उसमें आपको एंटीसेमिटिज्म मिलेगा, उसमें आपको इस्लामोफोबिया मिलेगा, रिफ्यूजीज के खिलाफ वो बात करेंगे। वो कहेंगे कि हमारी नौकरियां, हमारी अर्थव्यवस्था किसी और देश की वजह से या किसी कम्युनिटी की वजह से नुकसान में है। या वो ये कहेंगे कि हमारा जो नस्ल है, हमारा जो देश है, उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। इस तरीके की बातें वो करते हैं। और ये चाहे आप हमारे देश में देख लें, ब्राजील में देख लें, आप अमेरिका में या यूरोप के अलग अलग देशों में देख लें, आपको ये एक समानता, एक रूपता मिलेगी। और इसी आधार पर फार राइट के पोप कहे जाने वाले स्टीव बैनन, जो कि ट्रंप के कैंपेन मैनेजर भी रहे हैं और वो ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार भी थे जब राष्ट्रपति चुने गए थे, वो ये कहते हैं कि ब्राजील में बोल्सोनारो, हंगरी में ओरबान, भारत में नरेंद्र मोदी, ट्रंप, अमेरिका में लापेन, फ्रांस में इस तरीके की जो राजनीति है वो राजनीति एक सूत्र की राजनीति है। और इसका मैं उदाहरण दूंगा। जब आप बोल्सोनारो को अपने यहां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनाते हैं, जब आपकी बार ट्रंप सरकार आप कहते हैं, आप कश्मीर दिखाने के लिए फार राइट यूरोपीय सांसदों का एक डेलीगेशन बुलाते हैं, उसी तरीके से आप फिलीपींस के राष्ट्रपति दुटेर्ते को बुलाते हैं या उनके बारे में आप अच्छी बातें कहते हैं। इस तरीके से एक नेटवर्क, एक नेक्सस बना है। इसका एक दूसरा पहलू इस नेक्सस का यह है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं वो इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से लॉजिक सीखते लेते रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। एक इंपॉर्टेंट पहलू है संरक्षणवाद का। ये अपनी नीतियों में, अपनी आर्थिक नीतियों में प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये कहते हैं, इनका दावा ये होता है कि वो अपने देसी उद्योग धंधों को बचाना चाहते हैं बाहर के इंपोर्ट से या दूसरे देशों के इकोनॉमिक पॉलिसीज से। ये आप एक रूपता इसमें देखेंगे। अगर हम सिर्फ बाहुबलियों की बात करें, बाहुबली नेताओं, जिनको सो कॉल्ड बाहुबली नेता कहा जाता है, जिसमें कि चीन के राष्ट्रपति का भी नाम लिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि चीन के मसले को या चीन के लीडरशिप को इससे थोड़ा अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि वहां तो पहले से ही एक दलीय सरकार है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडरान तय करते हैं कि उनकी पॉलिसी क्या होगी या उनका नेता कौन होगा, किस पद पे कौन बैठेगा। रूस के राष्ट्रपति का नाम आता है इसमें, और यह भी आता है कि रूसी राष्ट्रपति यूरोप के फार राइट लीडरों को सपोर्ट करते हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रति उनका नरम रुख है। अब ये सब बातें तो बहस और कयासबाजी और डिटेलिंग की है, लेकिन ये इतना जरूर है कि जब राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी उदारवाद को नकारते हैं तो पश्चिमी उदारवाद के खिलाफ जो राजनीति पश्चिम में हो रही है निश्चित रूप से उनका एक साझा बनेगा। तीसरी बात इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि
इनके फेलियर्स, इनकी असफलताएं, इन फार राइट लीडरों की असफलताएं भी बहुत स्पेक्टेकुलर हैं और एक जैसी हैं। क्या हम एक नया ग्लोबल ऑर्डर उभरता हुआ देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ग्लोबल ऑर्डर उभर रहा है, लेकिन उस ग्लोबल ऑर्डर में सिर्फ हम फार राइट को या पॉपुलिस्ट या बाहुबली लीडरों को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। उदारवाद को भी, उदारवादी लोकतंत्र को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा। लोकतंत्र का मामला कभी एक देश का आंतरिक मामला नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कई बार संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की बात कर चुके हैं। जब मैं उनके इस बार के भाषण का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तब देखा कि सारी बातें हैं, भारत की भूमिका की बात है, लेकिन दुनिया में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, निरंकुशवादी नेता आ रहे हैं, इस पर बातें हैं ही नहीं। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? इस लिहाज से भारत की दावेदारी सही है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा उसे भी बनना चाहिए, लेकिन भारत को भी यह देखना चाहिए कि वह जिन ग्लोबल संस्थाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहता है, उन्हीं संस्थाओं पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। एक ही समय में ट्रंप WHO पर हमला करते हैं, उससे निकल जाते हैं। उसी समय में भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाते हैं। शान से यह बात बताई जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि WHO के कमजोर करने को लेकर भारत की क्या राय है। क्या भारत ने ट्रंप की इन बयानों को लेकर कुछ कहा है? क्या ग्लोबल ऑर्डर में लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक रूप से राय रखने या स्टैंड लेने की भूमिका अब समाप्त हो चुकी है? संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार की गुंजाइश है, जरूरत है। 70 सालों में दुनिया का हिसाब किताब बहुत कुछ बदल चुका है और वो बदलाव इस विश्व संस्था के स्वरूप में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन यह कहते हुए यह भी कहा जाना चाहिए कि जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी है, उसकी पड़ताल भी ईमानदारी से हो कि वह दावा कितना मजबूत है और उसके आधार कितने ठोस हैं। मुझे याद आता है जब करीब 8-9 साल पहले 2011 में लीबिया में जब गृहयुद्ध की स्थिति थी, तो सुरक्षा परिषद में मतदान हो रहा था। उस समय हरदीप पुरी हमारे वहां रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। भारत ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया उस मुद्दे पे। अभी सुरक्षा परिषद ने 15 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकराया कि ईरान पे पाबंदियां नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा निर्णय ले लिया। भारत ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसी तरह से दुनिया में बहुत कुछ चीजें होती रहती हैं, जैसे कहीं तख्ता पलट हो जा रहा है, कहीं मिलिट्री टेक ओवर हो जा रहा है, कहीं पे जो है नस्ल भेद है, कहीं पे धार्मिक स्वतंत्रता को चोट पहुंच रही है। भारत उसको अक्सर उन देशों का अंदरूनी मामला कह के चुप हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि यह ठीक है कि हम दुनिया की आबादी के 18% हैं, हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हमारा एक इतिहास रहा है, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इन सारी चीजों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, विश्व मंच पे हमारा जो हस्तक्षेप हो, हमारा जो दखल हो, वो कुछ ज्यादा हो?
एक बात जो प्रधानमंत्री ने भी कही, बहुत जरूरी बात है वो, कि जो विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भेजता है, उसमें भारत तीसरे नंबर का सहयोगी है, उसमें योगदान करता है। लेकिन कभी भारत ने ये पूछने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ दशकों में, कि भाई जहां पे हमारे लोग, हमारे सैनिक जा रहे हैं, वहां अशांति है क्यों? वो गृह युद्ध है क्यों? वहां के रिसोर्सेज की लूट क्यों हो रही है? तो आपने प्रकाश को सुना। अब बेलारूस में चुनाव हुआ है, कई हफ्तों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ स्टैंड लिया है कि बेलारूस के राष्ट्रपति को जाना होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस के साथ हैं। हांगकांग के साथ चीन ने क्या किया? इसके जवाब में ब्रिटेन ने तो कह दिया कि वह हांगकांग के विस्थापितों को नागरिकता दे देगा। लोकतंत्र को लेकर होने वाली लड़ाई में भारत की क्या भूमिका है इन दिनों? 23 सितंबर को कई बड़े नेता रामधारी सिंह दिनकर की जयंती जोर शोर से मना रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को याद किया जा रहा था, उसमें जोश आ जाता है 2-4 लाइन बोलने से। दिनकर की एक और किताब है जिसे याद किया जा सकता है, किताब का नाम है लोकदेव नेहरू। लोक भारती प्रकाशन से यह किताब छपी है, ज्यादा महंगी नहीं है, 199 रुपए की है। इसमें दिनकर ने अपनी नजर से नेहरू का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, महिमा मंडन नहीं किया है। दिनकर ने लिखा है, और ये उनके ही शब्द हैं, कि पंडित जी हिटलर और मुसोलिनी से घृणा करते थे, और इतनी घृणा करते थे कि उन दोनों के साथ मिलने से उन्होंने एक ऐसे समय में इनकार कर दिया जब जवाहरलाल गुलाम देश के नेता थे और हिटलर और मुसोलिनी अपने प्रताप से दुनिया को दहला रहे थे। स्पेन में गृह युद्ध मचा, उसमें भी पंडित जी की सारी सहानुभूति फासिस्टों के खिलाफ थी। एक जगह और दिनकर लिखते हैं कि 1937 के आसपास मॉडर्न रिव्यू में नेहरू ने अपनी आलोचना खुद लिखी, मगर चाणक्य नाम से। उस लेख में उन्होंने जनता को जवाहरलाल से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए लिखा था कि जवाहरलाल के सारे ढब ढांचे तानाशाह के हैं, वह भयानक रूप से लोकप्रिय है, उसका संकल्प कठोर है, उसमें ताकत और गुरूर है, भीड़ का वह प्रेमी और साथियों के प्रति असहनशील है। दिनकर लिखते हैं कि इस तरह से आत्मविश्लेषण करने वाला आदमी तानाशाह नहीं हो। नेहरू ने मुसोलिनी और हिटलर से मिलने से इनकार कर दिया। पता चलता है कि फांसीवाद को लेकर हमारे देश के एक नेता की क्या राय थी, पर्सनल और ग्लोबल। आज जब दुनिया में लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, तो वो साहस कहां है जो इन प्रवृत्तियों के खिलाफ बोलने के लिए बहुत जरूरी है। 1936 में इलाहाबाद में फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, अब तो प्रयागराज हो गया। उस कॉन्फ्रेंस में राम मनोहर लोहिया, जेपी कृपलानी, शौकत अली जैसे बड़े नेता हिस्सा लेने गए थे 1936 में। उसी समय यूपी के करीब करीब हर जिले में फिलिस्तीन के प्रति भाईचारा जताने के लिए कांग्रेस ने फिलिस्तीन दिवस मनाया था। कांग्रेस भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़ती थी, मगर अपने सम्मेलनों में फिलिस्तीन पर भी प्रस्ताव पास करती थी। क्या आपने सुना है कि आज की कांग्रेस दुनिया में खत्म हो रहे लोकतंत्र को लेकर सम्मेलन कर रही हो, प्रस्ताव पास कर रही हो, पुतिन, ट्रंप या शी जिनपिंग के बारे में कुछ कह रही हो? क्या कांग्रेस इस मोड़ पर अपनी कोई ग्लोबल भूमिका देखती है? जुलाई 2014 की एक घटना है, फ्लैशबैक। राज्यसभा में गाजा को लेकर चर्चा लिस्ट हो चुकी थी, होने वाली थी। तभी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सभापति को पत्र लिख दिया कि यह चर्चा किसी नियम के तहत स्वीकार्य नहीं है, ना ही जरूरी है। विपक्ष ने इस सवाल को लेकर कई बार हंगामा किया और राज्यसभा स्थगित हुई। सुषमा स्वराज ने कहा था कि दोनों मित्र देश हैं, चर्चा होगी तो संबंध प्रभावित होंगे। जबकि इसी देश की संसद ने 8 अप्रैल 2003 को इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। बीजेपी ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। क्या इससे अमेरिका से हमारे संबंध बिगड़ गए? तो क्या ट्रंप क्या करते हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, इस पर भारत कुछ बोल सकता है? दोस्त
जबकि राज्यसभा में चर्चा से इनकार करने से कुछ दिन पहले यानी उसी जुलाई 2014 में ब्राजील में ब्रिक्स नेताओं की बैठक हो रही थी, जिसमें सभी 5 सदस्य देश गाजा पर इजरायल के हमले की निंदा करते हैं। 15 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कहते हैं कि एक्सेलेंसीज, अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक के इलाकों में टकराव और उफान का दौर चल रहा है। गंभीर अस्थिरता पैदा हो रही है और हम सब पर असर पड़ रहा है। मुल्क के मुल्क तार तार हो रहे हैं। हमारे मूक दर्शक बने रहने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तब बिल्कुल ठीक कहा, मगर कुछ ही दिन बाद राज्यसभा में गाजा को लेकर चर्चा का विरोध भी उन्हीं की सरकार करने लगी। फ्लैशबैक से निकलकर आज के समय में आ जाएं। क्या भारत में ही लोकतंत्र की संस्थाओं की भूमिका बहुत अग्रणी है? क्या आपको पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही? आप राज्यों पर भी नजर दौड़ाइए, वहां विधानसभाओं के सत्र कितने कम होते जा रहे हैं कई साल से। जुलाई 2018 की पत्रिका अखबार की एक खबर है संतोष की। उस खबर को यहां लाना चाहूंगा ताकि आपको भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का भविष्य दिखाई दे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ था जब 10वीं से लेकर 13वीं विधानसभा में विधायकों के पूछे गए प्रश्नों को रद्द कर दिया गया था। यह खबर में लिखा है। नियम तो यही है कि जब विधायक प्रश्न पूछें तो उसके जवाब सत्र समाप्त होने के 21 दिनों तक मिल जाएं। सोचिए, 4 चुनाव गुजर गए, पूछने वाले विधायक हार कर कहीं और चले गए, मगर उनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन संस्थाओं की कल्पना ही क्यों की थी? क्या इनकी भूमिकाएं अब जरूरी नहीं रही? हम नहीं जानते कि ऐसा दूसरे राज्यों में होता है या नहीं, मगर यह कितना दुखद है कि विधायक के सवाल का जवाब उसके कार्यकाल में नहीं मिला। जाहिर है किसान बिल को लेकर राज्यसभा में जो हुआ उस पर तो आना ही था। संसदीय परंपरा में एक सदस्य भी कहे कि वह किसी विधेयक के पास होने से पहले मत विभाजन चाहता है तो मत विभाजन होता है। तभी तो जब नहीं कराने का आरोप लगा तो राज्यसभा के उपसभापति ने सफाई दी कि विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण मत विभाजन नहीं हो सका। कोई सदस्य अपनी सीट पर भी नहीं था, जो कि जरूरी था। लेकिन जब यह खबर आई कि राज्यसभा टीवी के प्रसारण में ही कुछ सदस्य अपनी सीट पर बैठे दिख रहे हैं, तब इस दावे पर ही सवाल उठ गए। माननीय मंत्री जी का जवाब हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2 अहम कृषि सुधार बिलों पर लंबी चर्चा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तब 1 बज चुके थे। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट, 1 बज रहे हैं। Through you to the house, that house may be extended. यानी राज्यसभा की कार्रवाई का निर्धारित समय खत्म हो चुका था। पूरे हाउस की सहमति है इस बिल। उपसभापति ने जब ये तय किया कि सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, सदन में हंगामा शुरू हो गया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आप अपनी सीट पे जाएं। अपनी सीट पे। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, सदन की परंपरा है कि सबकी सहमति से ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पर बढ़ाया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति विपक्ष के नेता की बात से सहमत नहीं हुए। कुछ कहना चाहते हैं आप? सदन में हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने अपना जवाब जारी रखा। उनका भाषण खत्म होते ही दोनों बिलों को पारित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हंगामा और बढ़ गया, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा डिवीजन की मांग पर राज्यसभा के उपसभापति तैयार नहीं हुए और सदन में हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कृपया अपनी जगह जाएं। या आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं, कृपया वेल में न आए। कुछ विपक्षी सांसद विरोध करते हुए वेल में काला कानून वापस लो का नारा लगाने लगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन रूल बुक लहराते हुए चेयर के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। इसी बीच किसी ने एक रूल बुक चेयर पर फेंक दी। विपक्ष का हंगामा बढ़ता गया।
चेयर के सामने माइक को तोड़ने और खींचने की कोशिश हुई। विपक्ष के कुछ सांसदों ने कुछ दस्तावेज भी फाड़े। हंगामे के बीच राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया। Chair has powers, absolute powers, I know. डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का आरोप है कि वो अपनी सीट से हटे नहीं, वहीं से अपने संशोधन पर डिवीजन की मांग करते रहे। But I was very much in my next name was mine. So when he called myself, I was shouting, "Sir, I want division, I want division." But he never looked up at me. He never heard me. Mr. K.K. Ragesh. सीपीएम सांसद के रागेश कहते हैं कि डिवीजन की उनकी मांग भी नहीं मानी गई। I was shouting like anything, demanding for a division. But deliberately, the deputy chairman was not at all looking at me. बार बार उपसभापति के कहने के बावजूद भी कि आप लोग अपने सीट पर जाइए, आप जो है चाहे डिवीज़न कराना हो तो डिवीज़न कराइए, चाहे जो भी कराइए, लेकिन सीट पर जाइए, उसको ना मानना, मार्शल को ढकेलना और खड़े होकर करके मेज़ पर खड़े होकर के इस प्रकार की बातें करना, मुझे लगता है संसदीय इतिहास में कम से कम संसद में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो विपक्ष ने करके दिखा दिया। हालांकि सरकार का अपना पक्ष है। उसने इस विवाद और राजनीतिक टकराव के लिए विपक्ष को जिम्मेवार करार दिया है। साफ है, दोनों पक्ष एक दूसरे को इस विवाद के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच ध्वनि मत से कृषि सुधार से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में पारित जरूर हो गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उस दिन सदन की कार्रवाई का संचालन सही तरीके से नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखकर इन बिलों को पारित कराया गया। दरअसल जिस परिस्थिति में ये दोनों महत्वपूर्ण कृषि सुधार से जुड़े बिल पारित हुए, उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध के तरीके को लेकर भी उठ रहे हैं और साथ ही ये महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस तरह से राजनीतिक टकराव और हंगामे के बीच इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना कितना उचित था। अगर राज्यसभा की कार्रवाई की फुटेज को रिवाइंड करें तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सभापति सदन की कार्रवाई की समय सीमा में बदलाव सबकी सहमति से सेंस ऑफ द हाउस लेकर ही कर सकते हैं। कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता ने ये सवाल उठाया, लेकिन उपसभापति ने उसे नहीं माना। विपक्ष का दूसरा ऐतराज है कि नियम 252(4) के तहत किसी भी प्रस्ताव या बिल पर डिवीजन की मांग अगर की जाती है तो उसे सभापति को मानना चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्षी सांसद ये मांग करते रहे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष का तीसरा ऐतराज है कि कोई भी सदस्य बिल को सेलेक्ट समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन प्रस्ताव को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराई गई। डेरेक ओब्रायन रूल बुक डिड नॉट टेयर। एक फुटेज हमको दिखाओ जो हम रूल बुक टेयर कर रहा है। हाँ, हम एमपी शिप छोड़ दूंगा। डेरेक ओब्रायन साहब ये कहते हैं कि हमने नहीं फाड़ा, हमें नहीं कहते फाड़ा चाहे नहीं फाड़ा। आप इतने पुराने हो और इस तरह से सीधे के वो जो है रूल बुक को लेकर के वो कर रहे हैं, वो फाड़ना है कि कुछ और है। सीधे उन्होंने संसदीय परंपरा का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि संसदीय परंपरा को पूरी तौर पर छत बिछत कर दिया। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है। हालांकि सरकार विपक्ष के इन आरोपों को सही नहीं मानती। उसका आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया और उपसभापति ने नियमों के तहत ही बिल पारित कराए। कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। आप सदन में माइक तोड़ेंगे, आप उसके तार खींचेंगे, आप रूल बुक को फाड़ेंगे, आप रूल बुक को फेंकेंगे, टेबल पर डांस करेंगे और एक्सपल्शन पर बाहर, सस्पेंशन पर बाहर नहीं जाएंगे। और इस स्थिति में इस विवाद के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई। अगर वो माफी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। Government has to apologize for passing the bills without adhering to the constitution and also without adhering to the rules established by law. साफ है
जिस हंगामे और राजनीतिक गतिरोध के बीच कृषि सुधार से जुड़े अहम बिल पारित हुए, उससे फिर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। दिल्ली से अरविंद गुणाशेखरन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इसके बाद उपसभापति का भी जवाब आया। क्या यह जवाब आपको संतुष्ट करता है या इस सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा के विधायकों के पूछे प्रश्नों जैसा हो गया? रद्द माना जाएगा क्योंकि अब तो राष्ट्रपति ने भी कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। 20 सितंबर को कृषि बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में जब हंगामा हुआ तो उस वक्त की कार्रवाई का मिनट का ब्यौरा उपसभापति के दफ्तर से जारी किया गया है। एक नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि विपक्ष के पास उस वैधानिक प्रस्ताव पर वोटों के विभाजन की मांग का मौका था, जिसमें अध्यादेश को नकारने और बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात थी। यह प्रस्ताव सीपीएम के सांसद के रागेश ने रखा था, जिसे सदन ने दोपहर 1:07 पर ध्वनि मत से नकार दिया। उस समय के रागेश सदन के वेल में थे और गैलरी में अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। इसकी पुष्टि के लिए एक वीडियो क्लिप भी रिलीज की गई है, जिसमें उपसभापति ने के रागेश से अपना प्रस्ताव और संशोधन रखने को कहा और इसके बाद गैलरी में जहां उनकी सीट थी उस तरफ देखा, लेकिन के रागेश अपनी सीट पर नहीं थे। नोट में कहा गया है कि यह सही है कि डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने दोपहर 1:10 पर अपनी ही सीट से बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के अपने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की थी, लेकिन वीडियो से स्पष्ट है कि 1:09 पर एक सदस्य रूल बुक को फाड़कर उपसभापति की तरफ फेंक रहा था। वो सांसद कुछ उग्र सांसदों से घिरा हुआ था जो उससे पेपर छीनने की कोशिश कर रहे थे। मत विभाजन से जुड़े नियम और प्रैक्टिस कहती हैं कि इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक, मत विभाजन की मांग हो और दूसरी बात जो उतनी ही जरूरी है कि सदन में व्यवस्था बनी हुई हो। डॉक्टर का काम है रोग के बारे में सही बताना। वो अगर ये सोचने लगे कि रोग बता दूंगा तो मरीज भाग जाएगा, तब उसे डॉक्टरी की डिग्री छोड़कर औघड़ हो जाना चाहिए। आपके लोकतंत्र की यह तस्वीर है। दुनिया में जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उस तस्वीर में भी आप भारत को खोजिए। क्या उस कमजोरी के खिलाफ नेतृत्व कर रहा है या कमजोर होने वाले देशों में उसका नाम शामिल है? बाकी ब्रेक के बाद। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 60 लाख से अधिक हो चुकी है और इससे मरने वाले लोगों की संख्या 95,000 से ज्यादा है। इसलिए इसे आप गंभीरता से ही लें। तालाबंदी के कारण स्कूलों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा। साधारण प्राइवेट स्कूल भी बंद हो गए, जहां साधारण लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई से दूर हो गए। वो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बातें ही होते रही डिजिटल इंडिया की। लेकिन अभी भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके निकाल रहे हैं। सोनभद्र से प्रभात कुमार और आलोक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे कुछ अच्छे शिक्षकों ने मिलकर एक चौपाल का आइडिया निकाला है, जहां पर देह से दूरी का पालन करते हुए बच्चों को बिठाया जाता है और पढ़ाया जाता है। पूर्वी यूपी के पिछड़े हुए सोनभद्र जिले के कलकहरी बहरा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं वर्षा रानी। उन्होंने गरीब घरों के बच्चों की मदद के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। जहां कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और ना टीवी है, वहां ये चौपाल क्लास है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लैनेट ना। तो ये जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है, इनके कण छोटे छोटे होते हैं। जहां वर्षा रानी और उनकी तरह के अन्य शिक्षक स्कूल से लगे गांवों में अपनी पहल पर जा रहे हैं। पिजन और बच्चों को उनके घरों से बाहर ही इकट्ठा कर पढ़ा रहे हैं। स्पैरो यानी चिड़िया। इसके लिए उन्होंने पहले माँ पिता को भरोसे में लिया और सामाजिक दूरी पर अमल के सख्त नियम रखे। शासन के निर्देश से हम लोगों ने ई पाठशाला का संचालन किया, लेकिन गांव में मोबाइल और एंड्रॉइड फोन के कमी के कारण ये सिस्टम हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ वो
जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन से छूट जा रहे हैं उनको प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए हम लोग ये मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं और हमारे सारे स्टाफ इसमें मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में जाकर पढ़ाएं और उससे जो बच्चों का छूट जा रहा है, जहाँ से जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें वो पढ़ाएं और साथ ही साथ जो ई पाठशाला का शिक्षण सामग्री है उसको भी बच्चों को दिखा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है पूरे के पूरे अधिगम जो है इनका वो चलता रहे और इनके अंदर एक गैप ना आए, लर्निंग गैप ना आए। सोनभद्र यूपी की राजधानी लखनऊ से 370 किलोमीटर दूर है। नीति आयोग के मुताबिक देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में आता है और यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों के पास ई लर्निंग या टीवी के जरिए शिक्षण की सुविधा नहीं है। इस वजह से इन अनौपचारिक चौपालों की अहमियत काफी बढ़ गई है। एक छोटे से किसान परिवार के बेटे विकास कुमार इसको महसूस करते हैं। कोरोना वायरस के चलते में हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए हमारे मैम जी या सर आकर हम लोग का मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा आप लोग को? हम लोग को इंग्लिश, हिंदी, गणित, मैथ ये सब पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है पढ़ाई हो रहा है? तो हाँ, हम लोगों को अच्छा लग रहा है। मास्टर साहब खुद आते हैं हमारे गांव के बगल, घर का बगल में एक थोड़ा सा जो एक रूम है, उसी पे बच्चे को बुला करके दूरी बिठा करके पढ़ा रहे हैं। पहले से भी लॉकडाउन में भी आए थे, एक 2 चक्कर देख रहे थे कि बच्चा ज़्यादा घूम रहे थे जब स्कूल बंद था। तो फिर जो कि आए 2-3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद में लगभग में, तो मतलब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे लगभग ठीक जा रहे हैं। जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे मैं देखा कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के एक चौपाल शिक्षण की अवधारणा के साथ उनको पठन पाठन का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मिशन प्रेरणा का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विभाग का, इस दिशा में यह सकारात्मक पहल होगी और इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वायरस है, कोविड-19 कोरोना वायरस है ना, के संपर्क में आएंगे अगर हम। अब तक इस तरह की कक्षाएं कुछ सरकारी शिक्षकों के निजी पहल का मामला है, जिनसे देश के सबसे गरीब बच्चों को मदद मिल रही है। लेकिन अगर इनको सांस्थानिक रूप मिल जाए तो पूरे यूपी के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। 17 17 34 77 51 77 64। सोनभद्र में प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। 36 36 17 153 17 170।